हेलो बाबू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो वेक्टर से रिलेटेड है बाबू। वेक्टर में किताब में तो हम लोग के एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग डील कर चुके हैं ऑलरेडी, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर हैं बट एग्ज़ाम में हम लोगों से पूछा है। अब चूंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए हम लोगों को ये ज़रूरी है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सही से डिस्कस करें। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ही ये सवाल जो आप देख रहे हो इस समय स्क्रीन पर, ये रखा गया था कि सदिश विधि के द्वारा आपको बताना है कि त्रिभुज एबीसी में स्मॉल ए अपॉन साइन ए बराबर स्मॉल बी अपॉन साइन बी बराबर स्मॉल सी अपॉन साइन सी, ये तीनों आपस में बराबर हों, ये सिद्ध करना है हम लोगों को। अब सिद्ध करने के क्रम में ना सबसे बड़ा परेशानी ये होता है कि सर शुरुआत क्या करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम में, मतलब ये यही क्वेश्चन या इसी रूप में दूसरे क्वेश्चंस अचानक से हमारे सामने आते हैं और हम उस समय ब्लफ खा जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता अप्रोच क्या करना है। तो बहुत पहले से ही टीचर लोग एक बात हमेशा से कहते रहे हैं और शायद वो बात हम दोहरा रहे हैं अपने गुरु लोगों के द्वारा जो कहा गया, वो ये कि बहुत तरह से उत्तर या उत्तर पर जाने की प्रक्रिया प्रश्न से ही शुरू हो जाती है। तो हमको वो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब प्रश्न को जब हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो वो लिख रहा है सदिश विधि से त्रिभुज एबीसी। तो अप्रोच करने की प्रक्रिया में जो हम पहला कदम उठाएंगे वो है त्रिभुज एबीसी का बनना। इसीलिए हम भी फॉर्म ले आएंगे त्रिभुज एबीसी को। हम यहां से नहीं बनाएंगे, हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। हम क्या करेंगे बाबू कि त्रिभुज एबीसी बनाएंगे बहिष्य कोण के साथ। त्रिभुज एबीसी जो हम बना रहे हैं वो बहिष्य कोण के साथ होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, यहां से नहीं बनेगा। इसका बहिष्य कोण ये हो गया बाबू, इसका बहिष्य कोण यहां पे बनेगा, इसका बहिष्य कोण यहां पे बनेगा, तीनों का हो गया। मतलब कि अगर हम यहां पर एंगल से शीर्ष ए लगा दिया, यहां पे शीर्ष बी लगाया और यहां पर शीर्ष सी लगाया, तो एक बात तय रहेगी कि अंदर का कोण सी है तो बाहर का कोण जो होगा वो 180 माइनस सी होगा। हम सब जानते हैं रैखिक युग्म में कि एक रेखा पर टोटल 180 का बनता है एंगल, तो अगर ये सी हो गया तो ये पाई माइनस सी होगा। अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल जो बना होगा वो पाई माइनस ए रहा होगा। अगर ये एंगल बी है तो ये पूरा एंगल जो रहा होगा वो पाई माइनस बी रहा होगा। यहां तक बात क्लियर। अब आगे क्या बाबू, अब आगे क्या, अब भुजा का नाम, भुजा यानी कि वेक्टर, यहां भुजा के रूप में कौन है, वेक्टर। क्योंकि हमको सदिश विधि से ना बाबू, तो वेक्टर के रूप में इसको हम पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे वेक्टर के रूप में, ए के सामने है इसलिए इसका नाम रहेगा सदिश ए, क्योंकि ये बी के सामने ये वाला है इसलिए इसका नाम रहेगा सदिश बी, और ये भुजा जो है ये भुजा सी के सामने है इसलिए इसका नाम है सी। सही, मतलब ये रहा कि जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, ए बी, उसका नाम है सी वेक्टर, ठीक है। जो बी सी वेक्टर है, बी सी वेक्टर है, उसका नाम है वेक्टर ए, और जो सी ए वेक्टर है उसका नाम है वेक्टर बी। आपको एक बात समझना होगा कि नाम कैसे पकड़ा जाता है, मतलब या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल के नाम पकड़ो या क्लॉकवाइज चल के नाम पकड़ो। तो नाम हम एंटी क्लॉकवाइज लिया, ए बी सी, ए से बी सी, बी से सी ए, सी से ए बी। नाम कैसे रखा, ए के सामने वाली भुजा को ए, बी के सामने वाली भुजा को बी और सी के सामने वाली भुजा को सी। ध्यान रहेगा इतना सब बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ए बी बी सी सी ए मेरे पास है। अब हम देखेंगे यहां पर सदिश कैसे बना हुआ है, क्योंकि सदिश को डिफाइन किए बगैर बताया नहीं जा सकेगा फिर, ठीक है। तो ए से बी दिशा में वेक्टर आया, फिर वो बी से सी दिशा में चला गया, और एक वेक्टर आया ए से सी दिशा के लिए, यानी ये वेक्टर जो चल रहा है बाबू ये ऐसे चला। कैसे चला है ध्यान दो, एक वेक्टर आया बाबू ए से बी, फिर चला बी से सी, और फिर सी से ए नहीं है, ए से सी वेक्टर है। वेक्टर को सदिश त्रिभुज का जानते हैं ना बाबू, सदिश का त्रिभुज वाला जो लॉ बनता है उसमें योगफल दर्शाने के लिए दिशा होना बहुत जरूरी है। अगर एक ऐसे मुड़ा देंगे तो तीनों ऐड है ना। देखो अगर हम इसको, चलो तुम्हारे हिसाब से भी हम और थोड़ा इजी करते हैं, तुम्हारे हिसाब से नहीं, हिसाब तो मेरे ही चलेगा, बट हम उसको थोड़ा सा
ये करना चाहेंगे कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम कुछ इसमें ऐसा करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे सर? बताते हैं सर, धैर्य रखिए। जैसे नाम लिए हैं वैसा काम करते हैं। ए से बी, बी से सी और सी से ए। अगर ऐसे देखिएगा, ए से बी, बी से सी, सी से ए, तब होगा ए बी वेक्टर प्लस, देखो इसका पूछ, इसका शीर्ष ए बी प्लस बी सी वेक्टर ऐड हो जाएगा। पता है ना त्रिभुज सदिशों के, त्रिभुज के योग का नियम। और फिर यहां से सी से ए जा रहा है तो वो भी ऐड हो जाएगा, सी से ए वेक्टर। तीनों का योगफल क्या होगा? शून्य वेक्टर के बराबर। सर शून्य के साथ वेक्टर क्यों लगाए? भाई तीन सदिशों को जोड़ोगे तो उसका परिणामी भी आपको एक सदिश ही मिलेगा, इसलिए आप यहां पर शून्य वेक्टर लगाते हो। अच्छा, ए बी वेक्टर का वैल्यू क्या है बाबू? वेक्टर सी है। ओके, बी सी वेक्टर का वैल्यू क्या है बाबू? वेक्टर ए है। ओके, सी ए वेक्टर का वैल्यू क्या है बाबू? वेक्टर बी है, बराबर 0। सही है। अच्छा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आया होगा, बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अब देखिए आगे क्या हुआ। अब अगर ये जो रिजल्ट हमको मिला, क्या रिजल्ट मिला भाई? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें, किससे बाबू? वेक्टर ए से। पहले एक बात तो क्लियर करो, क्या ये जो रिजल्ट आया ये समझ में आया? क्या हम जो सदिश का ये निरूपण किया वो समझ में आया? कैसे निरूपण किया गया? सर आपने जैसे नाम रखा हमने उसको वैसे ही फॉलो किया। ए से बी, बी से सी, सी से ए से बी, बी से सी, सी से ए, क्योंकि एक का पूछ दूसरे का शीर्ष, एक का पूछ दूसरे का शीर्ष, एक का पूछ दूसरे का शीर्ष, तीनों ऐड ही होगा। जहां पर दो शीर्ष मिल जाते हैं वो ना परिणामी बनाएगा, बट यहां पर इन तीनों भुजाओं में कहीं पर भी दो शीर्ष नहीं मिल रहे हैं एक जगह, तो तीनों ऐड हो जाएगा, इसलिए तीनों को हम ऐड कर दिया। बराबर क्या बचा? 0। 0 किसके शक्ल में मिलेगा? सर सदिश के ही रूप में मिलेगा, इसलिए आपने 0 वेक्टर लगा दिया। तो ए बी सी बराबर क्या हो गया? 0। अब ए बी सी को हम गुना कर दिया ए से, तो इधर जो 0 वेक्टर था बाबू उसको भी गुना हम किससे कर दिया? वेक्टर ए से। ध्यान रखना है हम सदिश विधि से ज्ञात कर रहे हैं, तो हम अदिश अर्थात डॉट प्रोडक्ट को शामिल नहीं करेंगे। अब आगे, ए क्रॉस ए 0 प्लस, अब मत बोलना कि सर कैसे 0, ए क्रॉस ए की ही दिशा में दूसरा है तो थीटा 0, और साइन क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो ए बी साइन थीटा होगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा रिजल्ट 0 देगा। ए क्रॉस बी बचेगा बाबू मेरे पास, ए क्रॉस बी बचेगा बाबू मेरे पास, प्लस ए को सी से लगाएंगे तो ए क्रॉस सी बचेगा बाबू मेरे पास, और वैल्यू क्या मिलेगा? 0 वेक्टर। इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 0 ही होगा। तो फाइनली हमको मिला ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। सर अब क्या करें भाई? कुछ करें ना करें, इतना जो किए वो समझ में आपको आया कि नहीं आया? पहले तो वो क्लियर हो। आ गया है समझ में? फिर से पुनः समीकरण 1 से, कहां से भाई? पुनः समीकरण 1 से। क्या करना है इस समीकरण 1 में? देखो ध्यान से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इधर क्या है भाई? इधर 0 वेक्टर है। अभी देख लो, ए गुने बी। अच्छा, इसको एक और चीज कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा एक चीज और कर सकते हैं बाबू। अभी अभी ध्यान आया है, ध्यान। क्या ध्यान आया है भाई? ध्यान ये आया है, अरे यार हाँ, ध्यान ये आया है कि ए क्रॉस बी को हम माइनस का ए क्रॉस सी भी लिख सकते हैं ना, और इसलिए हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि ए क्रॉस बी बराबर बराबर सी क्रॉस ए। क्या बाबू, ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो, ए क्रॉस सी है तो उल्टा करेंगे तो सी क्रॉस ए होगा। देखो ध्यान से, क्लियर? कौन है बाबू बाहर? अंदर आओ। अब पुनः जो लिखा गया, इस पुनः का क्या करें? पुनः को हम उधर लेके जाते हैं, क्योंकि यहां पे फिर जगह नहीं बचेगा, फिर जैसे तैसे हम यहां पे अरेंज करेंगे जो कि गलत लगेगा देखने में, है ना। इसलिए हम इसको थोड़ा सही से यहां पे बनाने का कष्ट करते हैं।
देखिए ध्यान से अब अभी हम a से गुना किया था, समीकरण 1 में दोनों ओर a से गुना किया था, वेक्टर a से। अभी क्या करेंगे, वेक्टर b से गुना करेंगे। तो वेक्टर b क्रॉस, दिख रहा है ना, क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, और इधर भी गुना कर देंगे वेक्टर 0 क्रॉस वेक्टर b। इसके बाद ये बनेगा बाबू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c बराबर 0 वेक्टर। फिर से आया बाबू b क्रॉस b, फिर से वही होगा साइन 0, साइन 0 का वैल्यू होता 0, मामला खत्म। तो मेरे पास बचेगा बाबू b क्रॉस वेक्टर a सॉरी प्लस है ना, प्लस b क्रॉस c बराबर 0। हम इसके पद में लाएंगे, इधर देखिए एक पद किसका है, a क्रॉस b का, यहां पर a क्रॉस b आ रहा है, कैसे आएगा बाबू, माइनस का वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बन गया ना, प्लस वेक्टर b क्रॉस c बराबर 0। तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c बराबर, माइनस वाला उधर चला जाएगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। इक्वेशन नंबर ये हो गया बाबू 3। बहुत भारी बात कर दिया भाई, गुना करने आता है तो सच में भारी चीज तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो निष्कर्ष निकाला वो बड़ा दिलचस्प निष्कर्ष है। क्यों भाई, आपने ऐसा कौन सा निष्कर्ष निकाल दिया है सर? निष्कर्ष क्या निकाल दिए बाबू, वो देखो निष्कर्ष क्या निकाल दिया। निष्कर्ष ये निकल गया कि a क्रॉस b c क्रॉस a के बराबर है, और वही a क्रॉस b क्रॉस c के बराबर है। तो समीकरण 2 तथा 3 से, तो समीकरण 2 तथा 3 से यह निष्कर्ष निकल रहा है बाबू कि जो a क्रॉस b है वो बिल्कुल बराबर है c क्रॉस a के, c क्रॉस a के, जो बिल्कुल बराबर है b क्रॉस c के। देखो ना ध्यान से बाबू, ये जो बातें लिखी गई हैं क्या वो सच हैं? a क्रॉस b बराबर होंगी c क्रॉस a के, बराबर होंगी b क्रॉस c के, क्योंकि a क्रॉस b c क्रॉस a के बराबर है, और वही a क्रॉस b क्रॉस c के भी बराबर है। तो तीनों ना आपस में बराबर हो गए। तो तीनों, अब 4 मत बोलना क्योंकि a क्रॉस b 2 जगह है, तो तीनों आपस में बराबर आ गए। अब जब तीनों आपस में बराबर ही हैं तो ये देखिए बराबर कर दिया। अब इनका फॉर्मूला देखते हैं। अब ये जो रिजल्ट है बाबू a क्रॉस b, इसका वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, याद है, मैग्नीट्यूड ऑफ b, और साथ में क्या लगता है बाबू, साइन थीटा। अब थीटा कौन, a और b के बीच का कौन, देखो ध्यान से, a क्रॉस b, ये a हुआ बाबू और ये b हुआ, इन दोनों के बीच का कौन कौन सा होगा, देखो 1 मिनट बाबू, हाँ बाबू, तो इन दोनों के बीच का कौन कौन होगा। तो आप देखेंगे क्या कि सर आप लिख रहे हैं ए बी, तो ए और बी के बीच ये ए हुआ ये बी हुआ, तो आप बीच इसको समझ रहे हैं अगर हम गलत नहीं है तो। लेकिन बाबू आपको लगाना पड़ेगा वही जो सबके पास नहीं होता, वो थोड़ा सा रहता है, दिमाग। हाँ, क्योंकि जब आप पढ़े होंगे वेक्टर, जो कि बेशक आपने पढ़ रखा है, उस वेक्टर में आप देखे थे कि एंगल ऐसे बनाया गया था क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ये रहा कोण, एक पॉइंट से 2 सदिश आगे की ओर जाते हैं, सही बात। तो यहां पर बिंदु C पर 2 सदिश जब आएंगे, यहां से ऐसे 2 सदिश जाते तब ना इसको एंगल बोलते बाबू, बट ये एंगल कंसीडर नहीं हो रहे, तो फिर एंगल कौन हुआ, देखो ध्यान से, ये वेक्टर, ये जो पॉइंट C है, यहां से ये वेक्टर आगे जा रहा है और यहां से ये आगे जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कौन फॉर्म करेगा, ये वाला पाई माइनस सी। फिर से बाबू, C से वेक्टर ऐसे नहीं है, ये वाला वेक्टर उधर नहीं है, ये वाला वेक्टर इधर है, तो ये वेक्टर जब इधर होगा तो पॉइंट C से सदिश की दिशा है, आई बात समझ में, सदिश की दिशा इधर है, तो ये सदिश जो बने वो ऐसे, देखो बाबू बिंदु C से या ऐसा और एक सदिश ऐसा, तो एंगल ये वाला एंगल ना फॉर्म किया, ये एक सदिश ऐसे जा रहा है, ये तीर का निशान पिंक वाला देखो बाबू, और एक सदिश ऐसे जा रहा है,
तो एंगल यहां फॉर्म किया पाई माइनस सी, तो रिजल्ट बनेगा साइन पाई माइनस सी बराबर सी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगेन सी ए है तो फिर से लगाएंगे साइन थीटा, तो साइन एंगल कौन सा, सी और ए के बीच में, चेक करो सी और ए के बीच में, ध्यान दोगे बाबू कैसे एंगल बनेगा। ये वेक्टर सी ऐसे जा रहा है, ए जो है ऐसे जा रहा है, तो ये ना बना तो उसके बीच का एंगल कौन हुआ, पाई माइनस बी, तो एंगल हो गया पाई माइनस बी बराबर फिर से बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड वेक्टर सी, और बी और सी के बीच का कोण, देख बाबू बी और सी के बीच का कोण, तो बी ऐसे जा रहा है यानी इस बिंदु से आगे बढ़ा, सी इधर जा रहा है, एंगल ऐसे है, तो एंगल यहां बन रहा है पाई माइनस ए, तो ये लग गया साइन थीटा, थीटा के जगह पर पाई माइनस ए, सॉरी कैपिटल ए, पाई माइनस ए। अभी क्लैरिटी मिली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दिख तो रहा है स्क्रीन पर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर a का मैग्नीट्यूड a हो और b का मैग्नीट्यूड b हो और साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, अगर c का मैग्नीट्यूड c हो और a का मैग्नीट्यूड a हो तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, अगर b का मैग्नीट्यूड b हो और c का मैग्नीट्यूड c हो तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसके बाद बाबू हम देख रहे हैं ये ए बी सी सब में लगा हुआ है, तीनों पदों में ए बी सी से भाग लगा देंगे, तीनों पद में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, बैलेंस के लिए है ना, बैलेंस बना रहेगा इसलिए। तो हम ध्यान दीजिएगा कहां कहां पे बन रहा है भाई, क्योंकि इससे फिर कई बार गड़बड़ी भी हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो हम लिखेंगे क्या कि ए बी साइन सी अपॉन ए बी सी, इसके बाद बाबू सी ए, या फिर आप इसको ए सी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है, मतलब परिमाण है ये, सी ए साइन बी अपॉन ए बी सी, और उसी की तरह बी सी साइन ए अपॉन ए बी और सी, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, रिजल्ट में देखो ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, सी ए और सी ए कैंसिल हो गया, बी सी और बी सी कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट मेरे पास क्या बच रहा है वो देखो, ये रिजल्ट है मेरे पास साइन सी अपॉन सी, यहां मिला साइन बी अपॉन बी, और यहां मिला साइन ए अपॉन ए, जो कि सिद्ध करने वाला है, देखो यहां पे सिद्ध कर रहा है, यानी इसको उल्टा सिर्फ कर दो, तो हम इसको ए बी सी के क्रम में लिख दें, तो ये हो गया बाबू ए अपॉन साइन ए, अगला वाला हो गया बाबू बी अपॉन साइन बी, और उसके बाद वाला हो गया सी अपॉन साइन सी। देखिए है ना ये रिजल्ट, हो गया ना सिद्ध। बाबू हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, बट फिर भी हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी तरफ से उस कोशिश का 10% भी नहीं हो रहा, और इसीलिए हमको पढ़ाने में ना थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि हम देखते हैं कि जब तुम सामने वाला मेहनत ही नहीं कर रहा तो हम क्यों तुमको लेक्चर अवेलेबल करवाएं। अभी यही इतना मेहनत किए, हम चाहें तो इसको यूट्यूब पे डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं, बट इसे हम यूट्यूब पे नहीं डाल रहे। हम, आप जाइएगा ताज क्लासेस के यूट्यूब पर, आपको ये वीडियो शायद मिले शायद नहीं मिले, क्योंकि हम अभी इसको अपलोड जब करेंगे तो इसको हम प्राइवेट रख करके केवल आपके साथ शेयर करेंगे। ये लेक्चर सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जो यहां पर अवेलेबल है। अगर हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये काम करते हैं, 400 500 वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं, तो हम आपसे इसका प्रतिफल भी प्राप्त करना चाहेंगे, इसका रिजल्ट हम चाहेंगे, और रिजल्ट ये कि आप इसको पढ़ें, इससे रिगार्डिंग सवाल हमसे करें, वीडियो सही से देखिए, अगर कोई दिक्कत लगे तो फिर बात होगी। वैसे हम एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दें इसको, कि आपको सबसे पहले सदिश विधि के द्वारा त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करना है, तो हम त्रिभुज एबीसी फॉर्म करेंगे और हर भुजा का उसका बाह्य बनाएंगे, वृद्धि कर देंगे, बाह्य कोण तैयार करेंगे, ए बी भुजा को बढ़ा देंगे, बी सी को बढ़ा देंगे और सी ए को बढ़ा देंगे। ए बी का नाम उसके सामने वाली भुजा के नाम से, बी सी का नाम उसके सामने वाले शीर्ष के नाम से, और सी ए का नाम उसके सामने वाले शीर्ष के नाम से रख देंगे। हो सकता है इतना सा काम। इसके बाद अगला काम शुरू करेंगे बाबू, कि तीन भुजा है। अब ये जो चीज किया है ये हम लिख भी देते हैं भाई, बहुत चीजें यहां पर लिखी हुई नहीं है, हम लिख देते हैं।
सदिशों के योगफल के कौन से नियम? त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम से क्या कहता है त्रिभुज नियम? एक का पूछ दूसरे का शीर्ष प्लस एक का पूछ दूसरे का शीर्ष इज इक्वल दोनों का शीर्ष। बट यहां पर कोई भी शीर्ष आपस में नहीं मिल रहे। ये भाई साहब इधर भाग रहे हैं, ये भाई साहब इधर भाग रहे हैं और ये भाई साहब इधर भाग रहे हैं। तो ये रहा इसका पूछ इसका शीर्ष, इसका पूछ इसका शीर्ष, इसका पूछ इसका, तो तीनों जुड़ जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब ये जो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मिलेंगे, ये पहले यहां तक नोट करेगा। उसके बाद एक बार a प्लस यहां से बाबू, है ना, इसको फोटो बनाने के बाद लिखिएगा माना कि वेक्टर ए बी बराबर ये काम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये बनाना होगा। यहां तक समीकरण 1 बनाने के बाद यहां से समीकरण 1 में दोनों ओर किससे गुना करने पर? वेक्टर ए से गुना करने पर, दोनों ओर ना, तो दोनों ओर वेक्टर से गुना किया, ये एक निष्कर्ष मिला। इस निष्कर्ष के मिलने के बाद पुनः समीकरण 1 से दोनों ओर किससे गुना करेंगे? अब वेक्टर बी से गुना करने पर। अब दोनों ओर हम किससे गुना कर रहे हैं बाबू? वेक्टर बी से। ये देखो गुना हो गया, ये परिणाम मिल गया। अब 3 और 2 को थोड़ा सा बाबू गौर करो, थोड़ा सा मेहनत करो, तो आपको पता चलेगा कि a क्रॉस बी बराबर c क्रॉस ए बराबर b क्रॉस ए। इसको उल्टा मत कर देना बाबू अपने मन से, पता है ये सब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं। a क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, थीटा पाई माइनस सी क्यों हुआ? क्योंकि सर आपने जो बताया कि वो जिस बिंदु से सदिश आगे की ओर जाते हैं उस बिंदु के अंदर बनने वाला कौन बात है। तो बिंदु सी पर हम अगर कौन को देख रहे हैं, बिंदु ए और बी के बीच, तो ए ये हुआ, बी ये हुआ। इन दोनों के बीच का मतलब ये बीच नहीं हुआ, बीच का मतलब कोई और भी है। बिंदु सी पर ही एंगल बन रहा है, ये वाला आपको लगा। हम बोला सी को गौर से देखो, ये आगे की ओर बढ़ा और ये ऊपर की ओर गया, तो ये ना एंगल फॉर्म किया बाबू। दोनों सदिशों के बीच, ये तो बाहर हो गया, सदिशों के अंदर ये तो बाहर हो गया। हमको सदिश इधर जा रहा है, एक सदिश ऐसे जा रहा है, तो ये ना अंदर में हुआ। तो जो अंदर में फंसा वो ये है सर, इसलिए पाई माइनस सी, उसी के तरीके से पाई माइनस ए और उसी तरीके से पाई माइनस बी। साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस सी बराबर साइन सी, पाई माइनस बी बराबर साइन बी और साइन पाई माइनस ए बराबर साइन ए। आई होप कि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा मेरा। चलिए सर, उसी वेक्टर के क्रम में हम लोगों के पास एक दूसरा क्वेश्चन भी आ जा गया है। सदिश विधि के द्वारा सिद्ध करना है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। वैसे हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्लास 10th के जियोमेट्री में इसके बारे में, 9th के जियोमेट्री में इसके बारे में खूब अच्छी तरह से चर्चा है और आप पढ़े भी होंगे, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाबू अर्धवृत्त, सही है। अर्धवृत्त का अपना एक मूल बिंदु होगा। अर्धवृत्त का मूल बिंदु का मतलब कि अर्धवृत्त का ये केंद्र होगा। जो अर्धवृत्त का आज केंद्र बन रहा है यही वेक्टर का मूल बिंदु भी बनने वाला है। आप देखिएगा बाबू कैसे। इस सदिश के सामने से हम एक पॉइंट पर यहां एक सदिश लिया, यहां पर बिंदु हम P रख दिया बाबू, स्क्रीन पर उम्मीद है आ रहा है साफ से। यहां पर हम एक पॉइंट A लिया और उस पॉइंट को हम P से मिला दिया, इसका नाम हम A रख देते हैं। और यहीं से एक दूसरा सदिश हम उठाया बाबू, उसको भी P से मिला दिया और तब ये कहलाया पॉइंट नंबर B। O से P को मिलाया, ये अपना वेक्टर R होगा, सही है। O से A को मिलाया ऐसे, O से R की ओर देखा, स्थिति सदिश O मूल बिंदु, मूल बिंदु से किसी बिंदु को मिलाया, उसको हम नाम दिया कि तुम वेक्टर R हो। O से किसी बिंदु A को मिलाया, इसको बोला कि तुम वेक्टर A हो। उसी O से एक अन्य बिंदु B को मिलाया, जिसको हम बोला कि तुम कोई और वेक्टर नहीं बल्कि माइनस का वेक्टर A हो।
सवाल है ऐसा क्यों कि सर आपने इसे माइनस में क्यों कहा, क्योंकि ये अर्धवृत्त है और सिर्फ इतना देखा जाए कि ओ से पी की लंबाई, ओ से बी की लंबाई और ओ से ए की लंबाई तो सब बराबर होगी, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। मतलब भले हम वेक्टर के रूप में अगर देखें तो ओ से पी की दिशा वेक्टर आर सदिश के रूप में, लेकिन परिमाण के रूप में तो सब बराबर होगा। मतलब सर आप ये कह रहे हैं, एक मिनट हड़बड़ाना नहीं है, मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर आर का वैल्यू होगा, देखो मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं ना, वैल्यू में पढ़े हैं हम लोग, और जो वेक्टर ए का होगा उसी तरीके से जो वेक्टर का माइनस ए होगा, ये सब आपस में बराबर होंगे, सब इक्वल होगा। सर आप क्या कह रहे हैं, सर का ये कहना है कि जो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वही ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, वही ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और इन सब का वैल्यू एक होगा, एक समान होगा। एक माने वन नहीं होगा, एक होगा मीन्स एक समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होंगी, ये सब वैल्यू होगा, बट सदिश के रूप में दिशा तो होगी। इसीलिए बताया कि ओ से पी की ओर देखते हो तो आर वेक्टर है, ओ से ए की ओर देखते हो तो अगर इसको आप प्लस में मानोगे तो ओ से बी माइनस में होगा, क्योंकि दिशा उल्टी है। सही, हमको यह साबित करना है बाबू कि ये जो एंगल यहां पे बन रहा है ना अर्धवृत्त पर, ये एंगल कौन सा एंगल, यहां से यहां, इन और इन रेखाओं के बीच वो कितना डिग्री गिरे, 90 डिग्री गिर रहा। इसका मतलब कि इनडायरेक्टली हमें यह सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि एपी वेक्टर जो है और बीपी वेक्टर जो है, इन दोनों का अदिश गुणन क्या आ जाए, 0। ए से पी, बी से पी, दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है तभी यह कहा जाएगा कि जो एपी वेक्टर है वो लंब होगा किस पर, बीपी वेक्टर पर। जो एपी वेक्टर है वो बीपी वेक्टर पे लंब होगा। इसका मतलब एपी और बीपी के बीच में कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री, जो इस बात का सत्यापन होगा कि अर्धवृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनता है। बात समझ में आ रहा है? यानी हमको क्या निकालना है बाबू, एपी का वैल्यू और बीपी का वैल्यू। चलो निकालते हैं। एपी वेक्टर, एपी क्यों एपी वेक्टर है, क्योंकि ए से पी की ओर तीर का निशान भी हम बना दिया। एपी बराबर मूल बिंदु से देखें तो अंतिम स्थिति माइनस आरंभिक स्थिति, तो आप बोलोगे ओपी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर को हटा देंगे तो एपी मिल जाएगा। यानी पी की स्थिति माइनस ए की स्थिति, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में आपको वेक्टर में तो पढ़ाया गया ही होगा। तो ओपी वेक्टर जो है उसका वैल्यू क्या है, वेक्टर आर, माइनस ओ ए वेक्टर जो है उसका वैल्यू क्या है बाबू, वेक्टर ए। मिल गया। उसी तरीके से बीपी वेक्टर हमको निकालना होगा, तो बीपी वेक्टर बराबर ओपी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर का वैल्यू है वेक्टर ए, माइनस ओबी वेक्टर का वैल्यू है माइनस का वेक्टर ए, तो माइनस का वेक्टर ए। तो ये हो गया बाबू वेक्टर ए और प्लस का वेक्टर ए। क्लियर? अब हमको जो चेक करना है वो है इन दोनों का गुणनफल। ये जो चेक करना है, यही चेक करना है ना। आ जाइए, एपी वेक्टर डॉट, जहां समझ में नहीं आए बाबू तो इन लेक्चर्स को तुरंत घुमा दीजिए, दोबारा से चलाइए, दौड़ाइए हमको दोबारा से, तुरंत समझ में आ जाएगा। एपी वेक्टर वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट बीपी वेक्टर वेक्टर आर प्लस वेक्टर ए। वेक्टर आर को वेक्टर आर से करेंगे तो होगा आर डॉट आर, वेक्टर आर को प्लस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए होगा। माइनस के वेक्टर ए को आर से करेंगे तो माइनस का वेक्टर ए इंटू आर, और माइनस प्लस माइनस का वेक्टर ए को वेक्टर ए से करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। आर डॉट वेक्टर आर का मतलब हो जाएगा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का वर्ग। ये वैल्यू कट गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमयता को अनुपालन करते हैं, तो दोनों वैल्यू बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, माइनस का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए बाबू, यहां पर हम एक रिजल्ट निकाले थे कि आर का कैप और ए का कैप दोनों, सॉरी मैंने आर का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होगा। इसको हम एक नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि हम इसका रेफरेंस लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एपी डॉट
बीपी एपी वेक्टर डॉट बीपी वेक्टर बराबर वेक्टर आर का स्क्वायर माइनस वेक्टर आर का स्क्वायर, कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं ना। और यहीं से हमको मिलेगा कि एपी वेक्टर डॉट बीपी वेक्टर बराबर 0। अब क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणन अगर शून्य हो जाए तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जो एपी वेक्टर होगा वो लंब होगा किस पर बाबू? बीपी वेक्टर पे। सही बात है क्या? तो ये इस तरीके से हम इसको साबित भी कर दिया कि एपी डॉट बीपी बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? 0। देखो कितना इजी हो गया। तो हम लोग इसको चाहें तो आसान से देख सकते हैं, अगर हम सीक्वेंस में वीडियो देखते हैं, सीक्वेंस में क्लास आते हैं, बीच में कोई स्किप नहीं लगाते, तो अच्छे से टॉपिक हम लोगों का क्लियर हो सकता है। अब हम इसमें कुछ नरेशन लिख देते हैं जो कि बहुत जरूरी हो जाता है बाबू लिखना। दिया है कि अर्धवृत्त का केंद्र, वही मूल बिंदु बनेगा ना, अर्धवृत्त का केंद्र O है, अर्धवृत्त का केंद्र O है, जिसकी परिधि पर 3 बिंदु कैपिटल A, कैपिटल B तथा कैपिटल P है। OA बराबर वेक्टर A, OB बराबर माइनस का वेक्टर है, माने परिमाण बराबर दिशा उल्टी, और OP बराबर वेक्टर R माना। ये वैल्यू हम लोग क्या कर दिए बाबू? मान लिए। तब हम यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये बराबर होंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। क्यों बराबर हो गए? क्योंकि ये एक ही वृत्त की क्या बन गई? त्रिज्या है। अब बोलोगे कि सर इसको आप त्रिज्या वर्ड में क्यों बोले? क्योंकि सर ये परिमाण निकल गया है। परिमाण यानी वैल्यू, वैल्यू क्या है? त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ पे। या फिर इसी को आप बोल सकते हो कि ओपी वेक्टर, ओए वेक्टर और ओबी वेक्टर तीनों आपस में बराबर होंगे। यहां से यहां की लंबाई, यहां से यहां की लंबाई और यहां से यहां की लंबाइयां बराबर होंगी। और जो चीज हमको सिद्ध करना है हम वो भी बता दिया खुद को कि भाई हम ये करने वाले हैं। कॉपी चेक करने वाले भी अलर्ट रहें, हम कौन सा काम करेंगे। दोनों को गुना करने के लिए वैल्यू चाहिए। बाबू हम स्थिति सदिश पढ़े हैं, तो एपी जो निकालना होगा वेक्टर, तो हमको पी की स्थिति में ए की स्थिति को क्या कर देनी है? सिर्फ घटा देनी है। अगर घटाते हैं तो हमको एपी मिल जाता है और बीपी मिल जाता है। फिर एपी डॉट बीपी निकालते हैं तो उसका वैल्यू है एपी डॉट यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसका वैल्यू आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद क्या? इसके बाद समीकरण 1 पे जाओ। समीकरण 1, सॉरी वहां गलत जगह समीकरण 1 लिखा हुआ है बाबू। समीकरण 1 के पास जाओ, यानी ये है अपना समीकरण 1, जो बताता है कि आर का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो वैल्यू हो गया 0, एपी डॉट बीपी का वैल्यू भी आ गया 0। अतः ये दोनों ही, अतः एपी वेक्टर बीपी वेक्टर पर लंब है। अब दोनों लंब हैं तो यहां पे कितना डिग्री का कोण फॉर्म किया? 90। तो हम लिखेंगे इसलिए कोण ए पी बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। यही हो गया। सत्यापित करना था, सत्यापित हो गया बाबू।